हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का आपके अपने इस ब्यूटीफुल से चैनल में। आज अपन पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 30 और आज अपन पढ़ने वाले हैं बच्चों, जैसा कि इससे पिछले वीडियो में अपन ने लेंस का इंट्रोडक्शन देखा था। लेंस से इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होता है, यानी बाई कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव जो लेंस होते हैं उनसे इमेज किस तरह से बनती है वो हमने सीखा था। आज हम लेंस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इसका एक सब टॉपिक लेंस फॉर्मूला सीखेंगे। उसके अलावा अपन और भी आगे बढ़ेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, आइए। लेंस फॉर्मूला क्लियर, आप हेडिंग नोट करिए। लेंस फॉर्मूला जिसको हिंदी में कहते हैं लेंस सूत्र। ओके, हाँ या ना बच्चों, ये जो टॉपिक है ये बोर्ड के हिसाब से काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। अब मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अपन ने मिरर फॉर्मूला देखा था, रिफ्रैक्टिंग फॉर्मूला देखा था, उसी तरह से आज हम देखेंगे लेंस फॉर्मूला। बच्चों मैं याद दिलाऊं, मिरर फॉर्मूला जो था वो था 1/v + 1/u = 1/f, हाँ या ना। जहां v क्या था, इमेज डिस्टेंस, u क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f क्या था, फोकल लेंथ। लेकिन ये तीनों ही क्वांटिटीज किससे रिलेटेड थी बच्चों, मिरर से। अच्छा, अगर मैं लेंस फॉर्मूला की बात करूं तो यही फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, बस यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। तो 1/v - 1/u = 1/f, ये क्या होता है, लेंस फॉर्मूला होता है। लेकिन हमें इसको प्रूव करना है कि ये फॉर्मूला किस तरह से आता है, ये जरा हम लोग देखना चाहते हैं। क्लियर है? अच्छा बच्चों, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, फिर बोर्ड में इसकी थ्योरी कैसे लिखते हैं वो भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा। पहले अपन डायग्राम से देखते हैं। माना कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, समझना ये कॉन्वेक्स लेंस है। कैसा लेंस है बच्चों, कॉन्वेक्स, उत्तल लेंस। हमने कहा इसका प्राइमरी फोकस और ये 2f है। हमने एक ऑब्जेक्ट को जो है f और 2f के बीच में रख दिया, मान लीजिए कहीं भी रख सकते हैं। समझ में आ रही है बात? इमेज कहां बनने वाली है, 2f और इंफिनिटी के बीच में। रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, बनाएंगे भी। एक लाइट रे मैं ऐसे लेकर गया पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहां से पास होगी बच्चों, फोकस से, यानी ये f से पास होगी, f बोलेंगे। एक लाइट रे मैंने क्या करी बच्चों, सीधा ही ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दी। तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाऊंगा तो वो बिना किसी डेविएशन के सीधा निकल जाएगी, यानी ऐसे, हाँ या ना। मान लीजिए यहाँ कहीं 2f है, ये हमारा b' a', उल्टा इमेज बन गया। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया b1। ये मेरा है ऑप्टिकल सेंटर O। ध्यान से देखना, माना AB कोई ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, क्लियर, जो कि f और 2f के बीच में रखा है। तो इसका जो इमेज होगा वो 2f और इंफिनिटी के बीच में बना है। b' a' रियल है, इन्वर्टेड है, क्लियर है। अब बच्चों हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को UVF में रिलेशन फाइंड करना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, UVF में जो रिलेशन हम लोग फाइंड करेंगे बच्चों, कैसे करेंगे ध्यान से देखना। ये जो डिस्टेंस है, U क्या होता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ये U हो गया। इमेज की डिस्टेंस देखनी होगी बच्चों, तो ये इमेज की डिस्टेंस हो गई। फोकल लेंथ आपकी F जो है वो पॉजिटिव होगी, इसके लिए आ जाइए। सबसे पहले आपने कहा कि सर हम इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे, तो मैंने इसकी थ्योरी आप लोगों को लिखना सिखाई, समझना। लेट AB is an extended object which lies on the principal axis, या which is placed, ज्यादा अच्छा शब्द है, which is placed on the principal axis between f and 2f, ठीक है। A light ray starting from point A parallel to the principal axis
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focus after refraction। रिफ्रैक्शन के पश्चात कहां से गुजरती है बच्चों? फोकस से गुजरती है। अनोदर लाइट रे emerges without deviation passing through the optical center, ठीक है। These two rays, समझ में आ रही है क्या बात? ये दोनों जहां पर काटती है वहां पर ही बन रहा है इमेज। These two rays at where intersect each other an image A dash B dash, ऐसे लिख लेते हैं, ए रियल कोमा इन्वर्टेड एंड enlarged image A dash B dash is formed between 2f and infinity। क्लियर? बात समझना, एक लाइट रे ए से निकलती है जो कि पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस है। आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास होगी? फोकस से। एक लाइट रे कहां पर इंसिडेंट हो रही है? ऑप्टिकल सेंटर पे, जो कि बिना डेविएशन के सीधे निकलेगी। ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज, ये दोनों अपवर्तित किरणें जहां पर कट करती हैं वहां बन जाएगा इस वस्तु का उल्टा वास्तविक एवं आकार में बड़ा एनलार्ज इमेज, जो है ए डैश बी डैश। अब ध्यान से समझे बच्चों, हम लोगों ने मिरर फॉर्मूला निकाला था तो समरूप वाले केस से निकाला था। यानी अगर ट्राइंगल का समरूप वाला चक्कर हम लोगों को चलाना आता है तो ये फॉर्मूला भी हम लोगों को निकालना आता है। ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान से देखेंगे तो क्या समझ में आएगा। यहाँ पर जो ट्राइंगल्स हैं, मेरे को दिख रहा है O B1F, ध्यान से देखना, एंड A डैश B डैश F, ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है? सिमिलर हैं। क्लियर? इसी तरीके से अगर मैं बड़े ट्राइंगल्स की बात करूं तो A डैश B डैश O एंड A B O आर सिमिलर ऑल्सो। तो मैं क्या करता हूं, देखिए, ट्राइंगल, पहले इन दोनों छोटे ट्राइंगल्स का गेम करूंगा। ट्राइंगल A डैश B डैश F एंड ट्राइंगल O B1F आर सिमिलर। बात समझना, अब समरूप होते हैं तो साइड का रेशियो इक्वल होता है, यानी A डैश B डैश अपॉन OB1, A डैश B डैश अपॉन OB1 इज इक्वल टू बच्चों क्या आएगा? B डैश F अपॉन OF, तो B डैश F अपॉन OF। बात समझना, अब जो OB1 है, क्या मैं उसको AB लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो A डैश B डैश अपॉन AB, OB1 को क्या लिख दिया बच्चों मैंने? AB इज इक्वल टू, ये एज इट इज, B डैश F अपॉन OF। इक्वेशन नंबर 1 साइड में लिख डाला। OB1 को हमने क्या माना है, यानी क्या लिखा है? AB लिखा है। बात समझ में आई? अब कौन से ट्राइंगल ले लो? A डैश B डैश O एंड ABO, तो A डैश ट्राइंगल A डैश B डैश O एंड ट्राइंगल ABO आर सिमिलर। जब इनको सिमिलर कर दोगे बच्चों तो क्या आएगा? A डैश B डैश अपॉन, ध्यान से देखना, AB इज इक्वल टू क्या बनेगा? OB डैश अपॉन OB, OB डैश अपॉन OB। क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखें तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में LHS इक्वल है, तो फिर RHS भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
बच्चों RHS को इक्वल कर दो, तो बी डैश एफ अपॉन ओ एफ इज इक्वल टू ओ बी डैश अपॉन ओ बी। अब ध्यान से देखें तो बी डैश एफ कोई डिस्टेंस नहीं है, तो बी डैश एफ को क्या लिख सकते हैं, ओ बी डैश माइनस ओ एफ। अगर ओ बी डैश में से ओ एफ कम कर दिया जाए तो बी डैश एफ आ जाएगा, यानी इसको लिख सकता हूं ओ बी डैश माइनस ओ एफ अपॉन ओ एफ इज इक्वल टू ओ बी डैश एज इट इज अपॉन ओ बी एज इट इज। ठीक है बच्चों, अब ओ बी डैश क्या है, विद साइन कन्वेंशन चलना है, तो ओ बी डैश क्या है बताना, ओ से बी डैश की डिस्टेंस है इमेज डिस्टेंस, और सारी डिस्टेंसेज कहां से मापी जाएंगी, ऑप्टिकल सेंटर से। तो साइन कन्वेंशन क्या कहेगा, लाइट रे जिस तरफ जाएगी, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, अब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मापी गई सारी डिस्टेंसेज कैसी होंगी, पॉजिटिव। तो v कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं बच्चों v माइनस फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव होगी अपॉन एफ। एक काम करते हैं, इसको ऊपर नोट करते हैं बच्चों। आइए पहले आप इतना फटाफट से नोट करें ताकि मैं इसकी थ्योरी वगैरह खत्म करूं बच्चों। हो गया, आइए तो क्या आएगा देखना, क्या आएगा बच्चों, ये थ्योरी भी मिटा लेते हैं, आ जाइए। ठीक है, ओ बी डैश, ओ से इमेज की डिस्टेंस है v माइनस एफ अपॉन फोकल लेंथ एफ, ओ बी डैश v अपॉन माइनस का u, इधर आएंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, माइनस यू बी, ठीक है, प्लस यू एफ इज इक्वल टू वी एफ, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यू बी एफ से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय यू बी एफ बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 3 जो है इक्वेशन के दोनों पक्षों को यू बी एफ से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस यू बी अपॉन यू बी एफ प्लस यू एफ अपॉन यू बी एफ इज इक्वल टू वी एफ अपॉन यू बी एफ। यू बी से यू बी कैंसिल, यू एफ से यू एफ कैंसिल, वी एफ से वी एफ कैंसिल, हाँ या ना, तो माइनस 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू क्या आने वाला है, 1 अपॉन यू। ध्यान से देखें तो 1 अपॉन एफ को उधर ले जाओ, 1 अपॉन यू को इधर ले आओ, तो आएगा 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। यही है लेंस फॉर्मूला, हाँ या ना। इस तरह से बच्चों सीधा सीधा डायग्राम नोट करना है, फिर दो दो ट्राइंगल उठा करके उनको सिमिलर करना है। जैसे ही सिमिलर करेंगे दो इक्वेशंस बनेंगे जिनमें LHS सेम आएगा। अब अगर LHS सेम है तो RHS को सेम कर देंगे, RHS जब इक्वल करेंगे उसके बाद में आपको आंसर खुद में खुद दिखेगा, आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। यू विल गेट 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। दिस इज लेंस फॉर्मूला, दिस इज लेंस फॉर्मूला। क्लियर है, ये क्या है बच्चों, लेंस फॉर्मूला। फटाफट से नोट कर लो, हो गया। आइए अब बच्चों हम लोग जो है लेंस के लिए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज में रिलेशन निकालेंगे। तो देखो नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं, पहले कुछ थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे फिर न्यूमेरिकल भी स्टार्ट करेंगे। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, वस्तु एवं प्रतिबिंब के वेग में संबंध। ठीक है, आ जाइए क्या होगा ध्यान से देखें। वी नो दैट 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। भैया सीधी सी बात है, टाइम के रेस्पेक्ट में जो इमेज की डिस्टेंस चेंज होगी यानी इसकी रेट आ जाएगी dv अपॉन dt, तो ये कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज। अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगी तो उसकी रेट du अपॉन dt, ये कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कुल मिलाकर के डिफरेंशिएशन अवकलन जैसा कुछ दिख रहा है तो कर डालेंगे इसका बच्चों क्या, डिफरेंशिएशन ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, इसको इक्वेशन 1 दे देना, both sides of equation 1
विद रेस्पेक्ट टू टी। ओके, तो d अपॉन डी टी 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू d अपॉन डी टी 1 अपॉन एक्स। इस तरह से हो जाएगा। तो 1 अपॉन एक्स का होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इस तरह से माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर, v का दोबारा करना पड़ेगा dv अपॉन dt, ये माइनस ऐसे की ऐसे, इसका करेंगे तो बच्चों आएगा माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी टी। चूंकि फोकल लेंथ कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर डीवी अपॉन डी टी माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन यू स्क्वायर डी यू अपॉन डी टी। क्लियर बच्चों? क्या करो, देखो माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर डीवी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाओ, माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर डी यू अपॉन डी टी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, देन डीवी अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ऊपर लेके जाओ, वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इंटू डी यू अपॉन डी टी। बेटा ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज वी आई इज इक्वल टू v अपॉन यू का होल स्क्वायर, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा बच्चों, ये v अपॉन यू जो होता है ये होता है मैग्निफिकेशन, हम पढ़ चुके हैं, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर इंटू वी ऑब्जेक्ट। हाँ या ना, इसको कहा मैंने इक्वेशन नंबर 2। तो ये था बच्चों ऑब्जेक्ट और इमेज के वेलोसिटी में रिलेशनशिप। क्लियर है? बात समझ में आया? क्लियर हुआ? अब बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उसको भी कवर करेंगे। सबसे पहले आप इसको नोट कर लें, फटाफट से पहले इसको नोट करें बच्चों आप लोग। हो गया बच्चों, कर लिए नोट? अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है लेंस मेकर फॉर्मूला। क्लियर? लेंस मेकर सूत्र, जिसमें अपन हेडिंग ऐसे भी डाल सकते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू ए थिन लेंस। ठीक है, इसी को मैं कह दूंगा लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर सूत्र। बच्चों रिफ्रैक्शन थ्रू ए थिन लेंस, यानी इसमें जो रिजल्ट आने वाला है उस रिजल्ट को ही हम लोग नाम दे देंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, पहले बात समझना आप लोग मेरी ध्यान से बच्चों, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये मान लिया मैंने एक पतला लेंस है, पहले मैं पूरा डायग्राम समझाऊंगा आप लोगों को, फिर आप कर लेना चित्रकारी जो भी आपको करना है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर है जिसको मैंने स्मॉल ओ से दिखाया है। माना कि ओ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, जैसे ही लाइट रे जो है वो इस सरफेस बोले तो इस लेंस में दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज हैं, जिनमें से मैंने एक को कहा XP1Y, यानी इधर वाली जो सरफेस है उसको कह दिया XP1Y और इसको कह दिया बच्चों XP2Y। तो जैसे ही पॉइंट O से, यानी जो ऑब्जेक्ट है यहां O से इस XP1Y पर एक लाइट रे इंसिडेंट हुआ, मान लेते हैं कि यहाँ का जो मीडियम है, लेंस के सराउंडिंग जो मीडियम है वो है रेयरर मीडियम, तो हम यही तो कहेंगे कि जो लाइट रे है बच्चों वो कहां से कहां जा रही है, रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है। और जब रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो फिर वो नॉर्मल के पास आती है कि नॉर्मल से दूर जाती है? सर वो नॉर्मल के पास आती है। अब अगर वो नॉर्मल के पास आती है तो हम लोग पहले उसको नॉर्मल के पास लाएंगे, तो नॉर्मल के पास का मतलब है जाना तो उसको ऐसे, लेकिन जाएगी वो ऐसे। अब अगर ऐसे जाएगी तो बच्चों ध्यान से देखना, ये जो ऑब्जेक्ट O है इसका इमेज जो है वो कहां बनना चाहिए था, यहां बनना चाहिए था। आप अच्छा बनाएंगे, यहां बनना चाहिए था, जिसको मैंने नाम दिया I1। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये जो इमेज है ये फिर भी यहां नहीं बनता है। अब ये यहां क्यों नहीं बनता है? अच्छा सर हमें पहले एक बात बताओ कि किसी भी
ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 लाइट रे जरूरी है, यानी 2 किरणों की आवश्यकता है। तो आपने तो एक ही किरण से इमेज बना दिया। अरे बच्चों, एक लाइट रे ये रही और एक लाइट रे आप कह सकते हैं कि इसके ऑप्टिकल सेंटर पे जाएगी तो बिना किसी डेविएशन के सीधा ही तो निकलेगी, हाँ या ना। तो मान लीजिए ये भी रिफ्रैक्टेड रे है और ये भी रिफ्रैक्टेड रे है, तो दोनों जहां कट करेंगी वहां मैंने इमेज मान लिया, जो कि क्या है, I1 पर है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लो XP2Y सरफेस नहीं होता तो फिर इमेज I1 पर नहीं बनता, सॉरी I1 पर ही बनता। लेकिन अगर यहाँ XP2Y सरफेस है, इस वजह से इमेज I1 पर नहीं बनेगा, बल्कि इस पॉइंट से, जिसको हम नाम दे देते हैं, इसको A नाम दे देते हैं, इसको B नाम दे देते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया C1। तो इस पॉइंट से वापस रिफ्रैक्शन होगा। अब वापस रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट रे कहां से कहां जा रही है, डेंसर से रेयरर जा रही है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले XP2Y पर हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो मैंने इस पर पहले एक नॉर्मल खींचा, ये नॉर्मल मान लेते हैं बच्चों, ये भी नॉर्मल ही है और ये भी हमारा नॉर्मल है, तो ये C2 हो गया। बात समझना। अब इस B पॉइंट से अगर रिफ्रैक्शन होगा तो रिफ्रैक्शन किस तरह से होगा, सर अब जो लाइट रे है वो डेंसर से रेयरर में जाएगी, तो वो नॉर्मल से दूर हटेगी कि पास आएगी, सर वो नॉर्मल से दूर हटेगी, यानी ये इसका नॉर्मल है, तो नॉर्मल से दूर हटने का मतलब ऐसे आ जाएगी, हाँ या ना। और ऐसे आ गई तो फाइनली इमेज यहीं बन जाएगी I पर। बात समझ में आई क्या, मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, प्यारे बच्चों आप समझो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये एक पतला लेंस है जिसमें 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज हैं, XP1Y एंड XP2Y। क्लियर। माना कि O पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिससे एक लाइट रे इस पॉइंट A पर इंसिडेंट हुई, यानी XP1Y पर इंसिडेंट हुई। देन आफ्टर रिफ्रैक्शन हमने ये कहा कि अगर XP2Y नहीं होता तो इमेज I1 पर ही बनता, बट अगर XP2Y है तो फिर 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से फाइनल इमेज कहां बनेगी बच्चों, I पर बनेगी। क्लियर है। अब ध्यान से समझे आप, ये जो लेंस है या ये जो हमारा लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कह दिया μ2 है और बाहर का कितना है, μ1 है। बात समझ में आ रही है क्या। ये सारी डिस्टेंसेज हम लोग मान लेते हैं बच्चों, तो ये बाद में लिख दूंगा मैं। ये हो गई हमारी R2 और बच्चों ये वाली मेरी हो गई R1, ठीक है। और ये भी आप लोग मान लो। पहले के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, वो भी आप लोग लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं। तो बच्चों ये इसके लिए यहां आप लिख सकते हैं U, ठीक है। और इसका क्या बना बच्चों, ये बना मेरा V1 मान लो इसको, ठीक है। इसी तरह से इसको क्या मान लो बच्चों, V मान लो। बात समझ में आ गई। अब पहले इसमें हम लोग थ्योरी लिखेंगे, तो थ्योरी की पॉइंट्स किस तरह से आप लोगों को लिखने हैं, जरा वो भी मैं आप लोगों को लिखकर बताता हूं। पहले आप लोग इसको नोट करें बच्चों, कर लिए। अब मैं थ्योरी के पॉइंट आप लोगों के लिए लिखता हूं। सबसे पहले हम लोग यही कहने वाले हैं, लेट O इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। माना कि O जो है वो एक बिंदु वस्तु है, ठीक है। OA इज, ठीक है, इंसिडेंट रे, ठीक है। OA क्या है, इंसिडेंट रे है। और जो AB आया है वो क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है। AB इज रिफ्रैक्टेड रे, AB इज रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर। अब देखो, रिफ्रैक्शन अकर्स again from point B, then final image is formed at point I। पॉइंट I पर क्या बनता है, फाइनल इमेज बनता है। अच्छा, here
बच्चों म्यू1 क्या है वो भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम। म्यू2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस। ठीक है, R1 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस XP1Y, सही ना। और R2 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस XP2Y। ये थ्योरेटिकल पार्ट कवर हुआ, लेकिन अभी भी इसमें कुछ चीजें बाकी हैं। पॉइंट वाइज हम इसको सोल्व करेंगे। पहले हम कहेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस XP1Y, फिर हम सोल्व करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस XP2Y, यानी पहले सतह XP1Y से अपवर्तन, फिर हम कहेंगे सतह XP2Y से अपवर्तन। फिर दोनों जो इक्वेशंस आएंगे उन दोनों को कंबाइन कर देंगे, यानी ऐड कर देंगे, क्योंकि इन दोनों सरफेसेस को हमने जोड़ रखा है। जैसे ही उन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमारे पास एक रिजल्ट आएगा, दैट रिजल्ट इज नोन एज लेंस मेकर फॉर्मूला। क्लियर है बच्चों, ध्यान से देखिए। अब हम लोग क्या करते हैं, आप लोग इस थ्योरी को नोट कर चुके होंगे, मैं यहां पर इस थ्योरी को मिटा रहा हूं और जो गेम है वो स्टार्ट करता हूं। आइए, अब मेरे पास जो है इसमें 2 पॉइंट मुझे पढ़ने हैं। यहां तक की थ्योरी हमने कवर करी, ये बोर्ड में लिखने का तरीका भी हो गया। अब इसके नीचे क्या लिखेंगे, ए पॉइंट डालेंगे। और कैसे लिखेंगे बोर्ड की कॉपी में बच्चों अपन, रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस XP1Y। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, लाइट रे, बताते जाओ जो इसमें हो रहा है, लाइट रे गोज, ऐसा मान लिया मैंने, गोज फ्रॉम, हमने इसको रेयर मीडियम माना है। कैसा मीडियम माना है बच्चों, रेयर, बाहर वाले को। तो ये अपने आप में कैसा है, डेंसर है। फ्रॉम रेयर, लाइट रे गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, रेयर टू डेंसर मीडियम। क्लियर है। अच्छा, I1 जैसे कहते हैं, an image of O is formed at I1 from this surface XP1Y। Clear? Hence, by refracting formula, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिंग फॉर्मूला यूज करते हैं, म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर। हेयर v इज इक्वल टू, बच्चों ध्यान से देखो, XP1Y जो सरफेस है इसके लिए इमेज कहां बनी है, I1 पर। इसका मतलब इसके लिए इमेज की डिस्टेंस कितनी हो गई, v1। तो v की वैल्यू हो गई v1, u मेरा u है और r मेरा है r1। रख दो उठा के, म्यू2 अपॉन वी1 माइनस म्यू1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन r1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। अब हम लोगों को क्या कहना है बच्चों, अब कहना है रिफ्रैक्शन थ्रू दी सरफेस XP2Y। तो बी पॉइंट डालेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस XP2Y। XP2Y सतह से अपवर्तन। अब इसमें लाइट रे कहां से कहां जाती है, डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है। तो लिखेंगे लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। ठीक है, I1 एक्ट एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट
वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सरफेस xp2y, ठीक है। इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट पॉइंट I, hence by refracting formula। बच्चों अब की बार जो लाइट रे है वो डेंसर से रेयर में जा रही है, तो क्या चेंज आएगा रिफ्रैक्टिंग फॉर्मूला में? जहां μ1 आ रहा है वहां आ जाएगा μ2, और जहां μ2 आ रहा है वहां आ जाएगा μ1। तो μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r। अब यहाँ पर v क्या है सर? v है। u जो है यानी ऑब्जेक्ट कौन है बच्चों? I1 एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है फॉर दी सरफेस xp2y। इसका मतलब I1 की xp2y से जो डिस्टेंस है जो कितनी थी? वो v1 थी। तो ये हो गई मेरे पास v1, और r मेरी क्या आ जाएगी? r2। उठा के यहाँ वैल्यू रखो, तो μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन v1 इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r2। इक्वेशन नंबर आ गया सेकंड। अब मेरे पास इक्वेशन 1 और जो सेकंड आए हैं उन दोनों को ऐड करना है। ऐड करते ही जो रिजल्ट हमें मिलेगा दैट रिजल्ट इज कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला। सर इन दोनों को ऐड क्यों करना है? बिकॉज दीज टू सरफेसेज आर कंबाइंड टू ईच अदर, क्योंकि ये दोनों सतहों को भी एक दूसरे से जोड़ा गया है। तो दोनों सतहों के लिए जो अपन ने अलग अलग अपवर्तक सूत्र रिफ्रैक्टिंग फॉर्मूला निकाला है उन दोनों को ऐड करके एक नेट रिजल्ट निकाला जाएगा। दैट नेट रिजल्ट इज कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला। फटाफट से इतना नोट करें पहले आप, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिए बच्चों इतना नोट? अब क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। ऐड करते ही जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को कहना लेंस मेकर फॉर्मूला। तो बच्चों लिखो एडिंग अप इक्वेशन 1 एंड 2, यानी समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर एडिंग अप इक्वेशन 1 एंड 2 हके जैसा हिंदाना को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? देखो LHS में LHS को ऐड करो, तो μ2 अपॉन v1 माइनस μ1 अपॉन u प्लस इसका LHS ये रहा μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन v1 इज इक्वल टू उसका RHS μ2 माइनस μ1 प्लस μ1 माइनस μ2 अपॉन r2। हाँ या ना बच्चों? ये μ2 अपॉन v1 प्लस का माइनस μ2 अपॉन v1 कैंसिल आउट। इन दोनों में μ1 कॉमन, क्या बचा? 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू, इन दोनों में μ2 माइनस μ1 कॉमन लिया, क्या बचा? 1 अपॉन r1, ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन r2। है या ना? इस μ1 को इधर भेज डाला, क्या आया? 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अच्छा बच्चों इसको कहते हैं 1 अपॉन f लेंस फॉर्मूला से। तो 1 अपॉन f इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। इक्वेशन नंबर आया मेरे पास में थर्ड। अच्छा बच्चों अगर रेयर मीडियम जो हमने माना है वो एयर हो, इफ सराउंडिंग मीडियम, ऐसे कह दो सराउंडिंग मीडियम इज एयर, देन μ1 बराबर 1, हेंस तो फिर इसको कहेंगे 1 अपॉन f इज इक्वल टू μ2 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। इक्वेशन नंबर कह दिया फोर्थ। और करके अगर इसको अपन जनरलाइज करें तो 1 अपॉन f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 5। यही कहलाता है लेंस मेकर फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला। इसी को कहते हैं बच्चों लेंस मेकर फॉर्मूला। आया समझ में? ठीक है, तो अपन ने अभी तक जो देखा है वो सबसे पहले लेंस फॉर्मूला देखा, फिर ऑब्जेक्ट और इमेज के वेलोसिटीज में रिलेशंस देखा, उसके बाद में लेंस मेकर फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया।
अब कुछ न्यूमेरिकल्स की हम शुरुआत करते हैं। आइए बच्चों, पहला न्यूमेरिकल नोट करते हैं। आयो रे कुछ न्यूमेरिकल्स की शुरुआत हम लोग करेंगे। आओ देखो 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 सामने देखो। फॉर ए इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा की इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, फॉर ए इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर is 20 centimeter, then find its focal length। एक कांच के बने हुए इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, तो बताना है इसकी फोकल लेंथ क्या होगी। आइए डायग्राम बनाते हैं। इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब जिसके दोनों ही पृष्ठ कॉन्वेक्स हो, बात समझना, और रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल हो। एक को कहा R1, तो R1 जो है, अब देखना R1 जो है बच्चों वो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। तो लाइट रे ऐसे इंसिडेंट होगी इस पर, सारी डिस्टेंसेज ऑप्टिकल सेंटर से मापी जाती है, तो इसका सर्किल ऐसे बनेगा, इसका सर्किल ऐसे बनेगा। तो इसके लिए सेंटर जो है वो इस तरफ होगा, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। इसके लिए हो जाएगा प्लस का 20 सेंटीमीटर, तो R1 आएगा प्लस का 20 सेंटीमीटर। यानी R1 हमेशा उसकी रेडियस लेनी है जिस पर लाइट रे पहले इंसिडेंट होगा। क्लियर हुआ, बात समझ आ रही है। अच्छा यहाँ पर एक चीज और लिख देते हैं, इफ लेंस इज केप्ट इन एयर, लेंस को कहां रखा जाता है बच्चों, एयर में रखा जाता है। तो ध्यान से देखें, तो R1 20 सेंटीमीटर प्लस का 20 आ रहा है, R2 मेरे पास माइनस का 20 सेंटीमीटर आ रहा है, μ1 मेरे पास 1 आ गया, μ2 मेरे पास आ गया बच्चों 3/2। हेंस बाय लेंस मेकर फॉर्मूला, जैसे ही मैं लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करूंगा बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1 -1 1/R1 -1/R2। सब कुछ पता, तो जो है लापता मिलेगा उसका पता। 1/f इज इक्वल टू μ2 कितना है 3/2, μ1 कितना है 1 -1 1/R1, R1 कितना है प्लस का 20 रख दिया, माइनस ये कितना है माइनस का 20 रख दिया। आगे सोल्व करा तो 1/f इज इक्वल टू 3/2 -1 इंटू 1/20, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया 1/20। तो 1/f इज इक्वल टू 3/2 में से एक गया तो 1/2 इंटू ये हो गया 2/20, 2 से 2 कट गया, f की वैल्यू आ गई प्लस का 20 सेंटीमीटर। हाँ या ना बच्चों, अगर ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की जगह अगर इक्वी कॉनकेव लेंस होता, इफ लेंस इज इक्वी कॉनकेव, देन अगर लेंस इक्वी कॉनकेव हो देन क्या करना पड़ेगा, देन बच्चों कुछ नहीं है, R1 बराबर आपको लेना पड़ेगा माइनस का 20 सेंटीमीटर और R2 आपको लेना पड़ेगा प्लस का 20 सेंटीमीटर। फिर सोल्व करते तो 1/f इज इक्वल टू 1/2, यहां तक तो सेम, इंटू -1/20 माइनस 1/20, तो कुल मिलाकर के 1/f कितना आता, 1/2 इंटू -2/20, 2 से 2 तो काट देते, लेकिन f की वैल्यू कितनी आती, माइनस का 20 सेंटीमीटर। इससे समझ में आता है कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है, जबकि कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ बच्चों नेगेटिव आती है। आया समझ में, पहला क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा, नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आया, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए, यहां इक्वी की जगह ले लेते हैं बाई, ठीक है, फॉर ए बाई कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर 20 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली।
respectively. Then find focal length of it if lens is kept in air. kept in air, अगर लेंस को कहाँ रखा गया? एयर में एयर में रखा गया। बच्चों अब बाई कॉन्वेक्स है, तो बाई कॉन्वेक्स में कोई बात नहीं है, बस इतना सा फर्क समझो, दोनों पृष्ठ उत्तल यानी दोनों ही पृष्ठ जो है वो कॉन्वेक्स हैं, बट एक के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग है और एक के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग है। तो एक के लिए प्लस का 20 सेंटीमीटर, एक के लिए माइनस का 30 सेंटीमीटर, तो ये माइनस का 30 सेंटीमीटर। बाकी ये चीजें देखो, म्यू1 1 रहेगा, म्यू2 3/2 रहेगा, फॉर्मूला सेम आ जाएगा, यहाँ तक सेम, प्लस का 20 सेम, फिर यहाँ आ जाएगा माइनस का 30। अब इसके आगे की कैलकुलेशन हम दोबारा से कर लेंगे। आइए तो देखो बच्चों, अब इसके आगे ही कैलकुलेशन क्या कहती है, 1/f इज इक्वल टू, सामने आ गया होगा 3/2 माइनस 1/20, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/30, तो 1/f इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे कितना जाएगा बच्चों, 20 × 30 पूरा ले लेता हूं मैं यहाँ, तो आ जाएगा 30 + 20, आगे इतना, तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/2 × 50 बटे ये हो गया 600, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 हो गया, तो f की वैल्यू आ गई 12 दूनी 24। फोकल लेंथ आ गया मेरे पास में बच्चों कितना, 24 सेंटीमीटर। आया कि नहीं आया? आया ना बच्चों। तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसकी जो फोकल लेंथ आई है वो आई है 24 का प्लस का 24 सेंटीमीटर। अगर बच्चों इफ लेंस इज बाई कॉनकेव, तो समझदार है, साइन बदलेगा बस, f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 24 सेंटीमीटर। अगर आपको एक बात समझ में आ गई हो तो एक बात मैं पहले आपको बताना चाहूंगा, फिर इसको नोट में अपन लिख भी लेंगे कि बच्चों जो हमारे पास इक्वी कॉन्वेक्स और इक्वी कॉनकेव लेंस होते हैं उनकी फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल होती है। आप पिछला प्रश्न ध्यान से देखो, उसमें मैंने आप लोगों को रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दिया और फोकल लेंथ फाइंड किया तो वो 20 सेंटीमीटर आया। इसका क्या मतलब निकला, यानी एक इक्वी कॉन्वेक्स और इक्वी कॉनकेव लेंस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना होता है उतना ही फोकल लेंथ होता है। डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं आप लोग। क्लियर है? इतना नोट करें, या फिर एक सवाल और कर लेंगे, पहले आप इसको नोट कर लें फटाफट से। ठीक है बच्चों, आया समझ में? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या कर रखा है, लेंस को एयर में ही रख रखा है। अब अगर लेंस को किसी अनदर मीडियम में रख दिया जाए, जैसे मैं कहूं, चलो पिछले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, इन अबोव क्वेश्चन यानी ऊपर दिए गए क्वेश्चन में, इफ लेंस इज केप्ट इन, बोलो, वाटर, देन फाइंड, अगर एयर की जगह कहां रख दिया बच्चों, वाटर में रख दिया, देन फाइंड इट्स फोकल लेंथ, तो फिर इसकी फोकल लेंथ आप लोग फाइंड कीजिए। तो क्या दिक्कत है यार, R1 प्लस का 20 था कि नहीं था, R2 माइनस का 30 था कि नहीं था, म्यू1 जो है R सराउंडिंग कितना हो गया, 4/3 वाटर, और जो म्यू2 है वो कितना है, 3/2 है। तो बाई लेंस मेकर फॉर्मूला लगाओ, 1/f इज इक्वल टू इंटू 1/r1 माइनस 1। हाँ या ना? ध्यान से देखें तो 1/f कितना आया, म्यू2 कितना है बच्चों, 3/2, और ये कितना है, 4/3 माइनस 1/20 माइनस माइनस प्लस 1/30। सोल्व करो बच्चों, ये 3 ऊपर जाएगा, 3 3 जा 9, तो 1/f हमारे पास आ जाएगा 9/8, देखो 4 2 जा 8 माइनस का 1 इंटू
ये कितना हो गया 50/600, ये वापस कैंसिल, यहाँ पे 12, ये सेम ही है। ये कितना बचेगा 9 - 8 यानी 1/8 इंटू 1/12, तो 12 इंटू 8 कितना होता है 96, तो एफ की वैल्यू आ गई प्लस का 96 सेंटीमीटर। अच्छा अगर ये क्या होता, इफ लेंस इज बाई कॉनकेव देन फोकल लेंथ कितनी आती माइनस का 96 सेंटीमीटर। बच्चों अपन ने जब किसी भी कांच के बने हुए या कांच के बने हुए बाई कॉन्वेक्स लेंस या बाई कॉनकेव लेंस को जब एयर में रखा, किस में रखा बच्चों एयर में, तो इस प्रश्न के लिए हमने देखा उसकी फोकल लेंथ आई थी 24 सेंटीमीटर, ये कॉन्वेक्स के केस में आई थी, और माइनस का 24 किसके केस में आई थी कॉनकेव के केस में आई थी। जैसे ही वोटर में रख दिया, वोटर में कितना आ गया 96 आ गया, तो 96 का मतलब है 24 का 4 गुना, यानी अगर 24 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आता है 96 आता है। तो एक फिक्स रिजल्ट मेरे दिमाग में आ गया कि ऐसे कह सकते हैं फोकल लेंथ ऑफ ए बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉनकेव लेंस ऑफ ग्लास इन वाटर इज 4 टाइम्स देन एयर। क्लियर। मैं यहां पर रिजल्ट के रूप में इनको लिखूंगा, पहले आप इसको नोट कर लो, यानी नोट के रूप में लिखूंगा बच्चों, ठीक है। मैं आप लोगों को अब नोट में 2 पॉइंट लिख के दूंगा। पहला पॉइंट तो ये जो भी मैंने बोला है, आइए फिर आप नोट, क्या नोट समझ में आया, 4 गुना आ रही है ना बच्चों, तो क्या लिखेंगे फोकल लेंथ ऑफ, पहला पॉइंट है ये नोट का, फोकल लेंथ ऑफ बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉनकेव लेंस in water is 4 times of focal length in air। Hence, यानी कहने का मतलब आपका ये हुआ कि फोकल लेंथ इन वाटर जो होता है वो 4 टाइम ऑफ फोकल लेंथ इन एयर होता है। बात समझ में आ गई क्या बच्चों। तो एक रिजल्ट आप ध्यान में रखें कि अगर लेंस को बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉनकेव लेंस को हम एयर की जगह वाटर में ले जाकर के रख दें तो उसकी फोकल लेंथ कितना गुना हो जाती है 4 गुना हो जाती है। जबकि एक पॉइंट ये भी दिमाग में रखें बच्चों, अगर किसी भी मिरर की बात करूं तो मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो सराउंडिंग के मीडियम से कोई भी उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी वो अनअफेक्ट रहती है। तो मैं लिख देता हूं फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज इंडिपेंडेंट ऑफ सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। इसका दूसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, मैंने शुरू का पहला प्रश्न लिया था इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का, उसमें मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दिया, तो फोकल लेंथ भी कितना आया 20 सेंटीमीटर आया। तो इससे क्या रिजल्ट निकला कि सर जो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, यानी जो सम उत्तल लेंस होते हैं या सम अवतल लेंस होते हैं, उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ के इक्वल होती है अगर लेंस एयर में रखा हो और किससे बना हो, कांच से बना हो। तो मैं लिख सकता हूं फोकल लेंथ ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स और इक्वी कॉनकेव लेंस ऑफ ग्लास kept in air is equal to the radius of curvature, यानी जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उतना ही फोकल लेंथ होता है। इतना नोट करें फिर आगे चलते हैं बच्चों। हो गया, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप ट्राई करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन।
अरे सर ये मजाक मत करो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास, यहाँ भी लिख देते हैं कांच का बना हुआ है ये, इज 20 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स फोकल लेंथ इफ लेंस इज केप्ट इन एयर। यदि लेंस कहाँ रखा जाता है? एयर में। इज केप्ट इन एयर। क्या दिक्कत है बच्चों? क्या बोल रहा है? प्लेनो कॉन्वेक्स। तो एक पृष्ठ तो है कॉन्वेक्स और एक पृष्ठ है प्लेन, तो एक की तो हो गई इन्फिनिटी, तो एक की तो इन्फिनिटी लेनी पड़ेगी और एक की लेनी पड़ेगी प्लस का 20 सेंटीमीटर। लगा दो 1/f इज इक्वल टू 3/2 माइनस का 1, 1/20 माइनस 1/इंफिनिटी, तो 1/f इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/20। तो कुल मिलाकर के f कितना आ गया? प्लस का 40 सेंटीमीटर। हाँ, बस अगर इतना सा फर्क है। इफ लेंस इज, क्या हो बच्चों? लेंस इज प्लेनो कॉनकेव, तो क्या फर्क आएगा? फोकल लेंथ कितना आ जाएगा? माइनस का 40 सेंटीमीटर। एक रिजल्ट और हाथ लग गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ आ रहा है 40 सेंटीमीटर, यानी जस्ट डबल। तो ये कहा जा सकता है कि कांच के बने हुए प्लेनो कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की दुगनी होती है। मैं लिख देता हूं नोट में, focal length of plano convex and plano concave lens of glass is twice of रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये डायरेक्ट आंसर टिक करने का तरीका है। बाकी आप लोग कॉन्सेप्ट लगाइए, फॉर्मूला लगाइए, आराम से आंसर आएगा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। बात समझ में आई बच्चों? फटाफट से नोट कर लो। नेक्स्ट सवाल एक और करते हैं, नेक्स्ट सवाल एक और करते हैं। ठीक है, आ जाइए अब नेक्स्ट सवाल देखिए। आप नेक्स्ट सवाल एक और यहां पर देखिएगा। क्वेश्चन है, फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस, देखो डाइवर्जिंग लिख दिया मैंने, तो कुल मिलाकर के फाइनल जो लेंस है वो डाइवर्जिंग है, यानी कॉनकेव है। कॉन्वेक्स कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस ऑफ ग्लास इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी एक उत्तलो अवतल डाइवर्जिंग लेंस की, यानी अपसारी लेंस की फोकस दूरी है 24 सेंटीमीटर। क्लियर? इफ radius of one surface is doubled of radius का मतलब है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर लिखना चाहें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर of one surface is double of radius of curvature of another surface। ठीक है, lens is kept in, तो ऐसे लिख लो पहले, find
रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो बताना यही है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आखिर में है कितना, ठीक है, वाहिल जबकि लेंस इज केप्ट इन एयर, ठीक है। बोल रहा है कि एक उत्तलो अवतल अपसारी लेंस की फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर है। यदि एक सतह की वक्रता त्रिज्या दूसरी सतह की वक्रता त्रिज्या की दुगनी है तो बताइए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, जबकि लेंस कहाँ रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कॉन्वेक्स कॉनकेव, तो क्या बनेगा बच्चों, एक पृष्ठ कॉन्वेक्स और एक पृष्ठ कॉनकेव, तो इस तरह का बनेगा। बात समझ में आ रही है क्या भाई? इंसिडेंट रे ये होगी, और अगर इंसिडेंट रे ये होगी और ऑब्जेक्ट इस साइड रखेंगे, इन दोनों का सेंटर देखेंगे तो इन दोनों के ही सेंटर इस तरफ आएंगे। बड़ा सर्किल इस वाले का बनेगा, छोटा सर्किल इस वाले का बनेगा, हाँ या ना? इसका मतलब जो R1 है वो हो जाएगा माइनस का R। बात समझ में आ रही है क्या? पॉजिटिव में चलेंगे तो R1 हो जाएगा मेरा माइनस का R और R2 हो जाएगा मेरा माइनस का 2R। तो हम लोगों को R की वैल्यू फाइंड करनी है। μ1 मेरा 1 है, μ2 मेरा 3/2 है। फटाफट से फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। उठा के पटक दें, 1/ माइनस का 24 लेंगे बच्चों। माइनस क्यों लेंगे? क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है। बात समझ में आ रही है? तो डाइवर्जिंग का मतलब है कॉनकेव है फाइनली, और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो -24, μ2 कितना है 3/2, 1 हो गया, -1 1/R1 माइनस R माइनस माइनस प्लस 1/2R आया ना? तो यहाँ माइनस का 1/24, ये बनेगा 1/2 इंटू ये बच्चों देखो माइनस का 1/R और ये माइनस का 1/2R, तो ये माइनस का 1/2R बनेगा। R हम लोगों को चाहिए, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, R की वैल्यू हमारे पास आएगी बच्चों 24/4 यानी 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आया है इस क्वेश्चन का वो आया है प्लस का 6 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट पता हो, फॉर्मूला पता हो तो हम लोग वैल्यूज इसमें डालें और ये पकड़ लें कि साइन कन्वेंशन किस तरह से यूज करना है। R1 हमेशा उसको लेना है जिस पर लाइट पहले टकराएगा या जिस पर लाइट पहले इंसिडेंट होगा, उस सरफेस के लिए लेना है R1। क्लियर है? इस तरह से आप फिर जैसे ही डिसाइड कर लें सारी चीजों को, फिर फॉर्मूले में उन चीजों को रख दें और आप आंसर इस तरह से निकाल सकते हैं। क्लियर है बच्चों? अब देखो यहाँ पर बात आती है एक चीज की, सर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस, यानी लेंस के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है उससे ज्यादा अपवर्तनांक किसका हो, सराउंडिंग मीडियम का हो, देन नेचर ऑफ लेंस चेंजेस। यानी हम कह सकते हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस होगा वो डाइवर्जिंग लेंस की तरह यानी कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा, और जो कॉनकेव लेंस होगा वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो बच्चों हम लोग इस पॉइंट को भी यहां पर नोट कर लेते हैं। आइए देखो पॉइंट क्या है हमारे पास, समझो मैं क्या कह रहा हूं। पॉइंट क्या है हमारे पास? पॉइंट ये है नोट में, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम is greater than refractive index of material of lens, then nature of lens changes। ठीक है, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल की बात करूं तो फर्स्ट पॉइंट ये कह सकता हूं, a convex lens behave as a diverging। अब डाइवर्जिंग कौन सा होता है एक्चुअल में? डाइवर्जिंग जो लेंस होता है वो होता है कॉनकेव, यानी जो कॉन्वेक्स लेंस होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा? डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। इसी का उल्टा एक कॉनकेव लेंस बिहेव एज ए
कन्वर्जिंग, बोले तो कॉन्वेक्स, कॉनकेव जो लेंस होगा वो कॉन्वेक्स लेंस की तरफ ये होगा। लेकिन ये तभी होगा बच्चों जब सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होगा, तभी उल्टा सिस्टम होगा। कॉन्वेक्स लेंस बिहेव करेगा कॉनकेव की तरह और कॉनकेव लेंस बिहेव करेगा कॉन्वेक्स की तरह। क्लियर है? इतना आप लोग नोट करें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हो गया बच्चों, उतार लिए। आइए अब हम जो कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो करेंगे लेंस फॉर्मूला पर बेस्ड। अभी तक जो हमने क्वेश्चन देखे थे वो लेंस मेकर फॉर्मूला के देखे थे। अब हम लेंस फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। लेंस फॉर्मूला क्या आया था? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इस पर भी हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आइए, जैसे हमने पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया इसी पर बेस्ड। मैंने कहा ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसके लिए बोल रहा है ये छोटा ओ जो है वो क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है, और बड़ा ओ जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। बोला है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 20 सेंटीमीटर दूर यहां पर रखा हुआ है, इसकी फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। फाइंड पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। पोजीशन और नेचर ऑफ इमेज बतानी है। तो बच्चों देखो गिवन क्या है? यू की वैल्यू, लाइट रे इस पर ऐसे इंसिडेंट होगी, ध्यान से देखें आप, सही है। तो हम लोग तो सारी डिस्टेंसेज ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। यू की वैल्यू -20 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव। अब लगा डालो v निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला? लेंस फॉर्मूला। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। रखो वैल्यू 1/v, v नहीं पता, u कितना है? माइनस का 20, 1/f कितना है? 10। बच्चों ध्यान से देखो 1/v प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/10, सही। तो 1/v इज इक्वल टू 1/10, इसको इधर ले जाओ, माइनस का 1/20। बच्चों ये 20 आ गया, ये 2 माइनस 1, 1/v इज इक्वल टू 1/20। तो v की वैल्यू आ गई प्लस का 20 सेंटीमीटर। यानी जो v है वो कहां पर बनने वाला है बच्चों? वैसे भी हम लोगों को पता था 2f पर ही बनेगा, तो 20 सेंटीमीटर, यानी यहाँ कहीं बन जाएगा। ये हो गया इसका इमेज। ये कितना है? v की वैल्यू हो गई 20 सेंटीमीटर। आया समझ में? तो अब इस तरफ बना है तो वास्तव में काटी है, तो इसका मतलब रेज वास्तव में मिल रही है, तो इमेज कैसी बन रही है बच्चों? रियल इमेज बन रही है। आया समझ में? एक और प्रश्न देखते हैं इसी तरह का। मान लेते हैं कॉनकेव लेंस है, देखिए मैंने कहा ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी इससे डिस्टेंस कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 10 है, वही पूछा है। तो u की वैल्यू कितना ले लेंगे? माइनस का 5 सेंटीमीटर, f प्लस का 10 या माइनस का 10, सॉरी माइनस का 10 वैल्यू रखो। अब जब वैल्यू रखोगे तो आंसर आ जाएगा। देखो 1/v नहीं पता, u कितना है? माइनस का 5 है, तो माइनस माइनस प्लस कर दिया, 1 माइनस का 10 कर लेंगे। आया समझ में? तो 1/v इज इक्वल टू -1/10 माइनस 1/5। तो 1/v कितना आ गया? 10 यहाँ ले लिया, तो -1 -2 -3/10। तो v बराबर, क्या हम लोग सही कर रहे हैं बच्चों? सही कर रहे हैं। माइनस का 10/3, तो माइनस का 3.33 सेंटीमीटर। आया क्या समझ में? इस तरह से हम इसका भी आंसर यहाँ पर निकाल सकते हैं। अच्छा, इसकी मैं नेचर की बात करूं तो ये माइनस का बन रहा है, तो माइनस का बच्चों इधर बन रहा है, यानी ऑब्जेक्ट जिस साइड हो लेंस के लिए, अगर इमेज भी उसी साइड बने तो कैसा बनता है? वो वर्चुअल बनता है। आया समझ में? अच्छा, ये सारे पॉइंट, ये जो ऑब्जेक्ट मैं ले रहा हूँ वो कैसे ऑब्जेक्ट है? पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब ऐसा नहीं है कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी आएगा जिनकी लेंथ हम लोगों को गिवन होगी। आप पहले इतना नोट कर लें, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों। हो गया बच्चों? आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला है एक कॉनकेव convex lens of glass
इज प्लेस्ड इन ए मीडियम ऑफ, यानी अवतलों उत्तल लेंस जो कि किससे बना हुआ है, कांच का बना हुआ है, उसको एक मीडियम में रखा गया, इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.0, यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बच्चों, 2 है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at a distance of 40 centimeter, in front of the lens, इसका हम लोगों को डायग्राम भी दिया है बच्चों, उसने डायग्राम के बारे में देखो कैसा दिया है, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, इस तरह का हम लोगों को डायग्राम दिया है। अब मैं ध्यान से देखूं तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, बोल रहा है उसने, तो ये कितना दे रखा है बच्चों, 40 सेंटीमीटर हम लोगों को दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, इससे हमें कोई परेशानी भी नहीं है यहाँ से, ठीक है, ध्यान से समझना आप लोग। अब बच्चों बोल रहा है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक सरफेस की दी है प्लस का 20 सेंटीमीटर, एक की दी है प्लस का 40 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों का ही सेंटर जो होगा वो सेम साइड में होगा, ठीक है। देन फाइंड, अब फाइंड क्या करवा रहा है वो जरूरी बात है। पहला प्रश्न है फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ठीक है, नेचर ऑफ लेंस, अब नेचर का मतलब है कि डाइवर्जिंग है कि कन्वर्जिंग है, फाइनल जो है नेचर ऑफ लेंस हमें नहीं बताया, केवल कॉनकेव और कॉन्वेक्स लिखकर ही छोड़ दिया। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, जो इमेज बनेगा उसकी पोजीशन और नेचर चाहिए। अब इसमें क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला भी यूज करना पड़ेगा और बच्चों लेंस फॉर्मूला भी यूज करना पड़ेगा। तो आ जाइए सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न देखने के लिए देखो, μ1 कितना है आपका 2 है, सराउंडिंग मीडियम। μ2 कितना है बच्चों 3/2 है। R1 कितना है प्लस का 20 है और R2 कितना है प्लस का 40 है। ये कोई प्रॉब्लम वाली बात हम लोगों के लिए नहीं है। अब आगे हम लोग फोकल लेंथ चाहते हैं तो 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1, तो 3/2/2 माइनस 1/20 माइनस 1/40, सही बच्चों। तो ये हो गया 3/4 माइनस का 1, ये आ गया यहाँ पर 40, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1, सही। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 अपॉन एलसीएम 4 इंटू 1/40, 1/f इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1/40। तो यहाँ से f कितना आ जाएगा बच्चों, अच्छा ये माइनस का आ रहा है क्या कहीं पर, सर ये माइनस का आएगा, ये माइनस 160 सेंटीमीटर। यहीं से समझ में आता है अगर इसकी फाइनली फोकल लेंथ माइनस का 160 सेंटीमीटर आया है तो माइनस किसकी होती है बच्चों, डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ होती है। तो इस लेंस की नेचर कैसी है, डाइवर्जिंग है। तो दोनों प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास f आ गया, u है ही, v नहीं निकाल सकते, v निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब हम लोग v फाइंड करेंगे लेंस फॉर्मूला से। तो देखिए मैं प्रश्न मिटा देता हूं, प्रश्न पूरा ही यहां से मिटा लेता हूं मैं, और हम लोग अब v फाइंड करेंगे। थर्ड पार्ट जो है इस क्वेश्चन का वो हमारे पास है बाई, किससे कर लो, लेंस फॉर्मूला से, बाई लेंस फॉर्मूला। आ जाइए, क्या है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v, v नहीं पता है, u है माइनस का 40, ये है माइनस का 1/60, 1/v बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो चुका था, माइनस 1/60, फिर माइनस 1/40, 1/v इज इक्वल टू, यहाँ पर 160 आ गया बच्चों, ये -1, ये -4, तो 1/v इज इक्वल टू -5/160। कुल मिलाकर के बच्चों v मेरे पास आ रहा है माइनस का 32 सेंटीमीटर। यानी इमेज जो है वो उसी साइड बन गई जिस साइड क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो वर्चुअल बन गया ना, आया ना, इमेज कैसा बन गया बच्चों, वर्चुअल बन गया। तो कुल मिलाकर के सारी चीजें हम लोगों के पास आ गई हैं, सारे रिजल्ट हम लोगों के पास आ गए हैं।
आया ना? इस तरह से आप लोग ये क्वेश्चन भी नोट कर सकते हैं। आया समझ में? एक और क्वेश्चन करते हैं, आइए और करते हैं बच्चों, और भी प्रश्न है हमारे पास, और अच्छे अच्छे प्रश्न करते हैं, आइए। ठीक है, एक और प्रश्न देखिए। ए 2 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट, यानी एक 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, मैंने कहा था एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। ए 2 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in front of the convex lens of focal length 10 centimeter ठीक है। Then find position, size and nature of image if object distances आर एज, फर्स्ट केस है 15 सेंटीमीटर, सेकेंड केस है 5 सेंटीमीटर। पहला केस हम लोगों को दे रखा है 15 सेंटीमीटर पर जब ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो इमेज की पोजीशन क्या होगी, साइज क्या होगी, नेचर क्या होगी। जब 5 सेंटीमीटर पर रखा जाए तो इमेज कहाँ बनेगा, यानी उसकी पोजीशन क्या होगी, कितना बड़ा या छोटा बनेगा वो बताना है, और उसकी नेचर बतानी, यानी रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा। आइए पहला प्रश्न सोल्व करते हैं। फर्स्ट प्रश्न में हम लोगों को u की वैल्यू दी है -15, अरे इधर ही तो रखोगे, ठीक है। और बच्चों हम लोगों को क्या दिया है, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की क्या होती है, प्लस का 10 हो गया, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f लगाओ, तो 1/v नहीं पता है, माइनस माइनस प्लस 1/10, यहाँ से 1/v बराबर 1/10 माइनस 1/15। इसको सोल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ से देखो 15 × 10 मैंने पूरा ही ले लिया इसको, तो यहाँ जाएगा 15, यहाँ जाएगा 10, तो बच्चों 1/v इज इक्वल टू 5/15 × 10, इसको काट लो, ये हो गया 1/v बराबर 1/30, तो v की वैल्यू आ गई मेरे पास में प्लस का 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मुझे ये बात समझ में आ गई बच्चों कि जो इमेज है वो प्लस का 30 सेंटीमीटर, यानी अपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बन रहा है, यानी कैसा बन रहा है, ये रियल बन रहा है ना। कैसा बन रहा है बच्चों, ये रियल इमेज बन रहा है हमारे पास में। अब रियल के साथ में उल्टा है कि सीधा, इसके बारे में हम आगे पता कर लेंगे। तो आगे देखो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा लो, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v/u, तो v कितना है प्लस का 30, u कितना है बताना माइनस का 15, तो कुल मिलाकर के ये कितना आ गया माइनस का 2, मैग्निफिकेशन इतना आ गया, क्योंकि hi/ho जो है वो -2 आ गया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर लंबा है, तो -2 × 2 यानी माइनस का 4 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज जो है उनके जो लेंथ है ये हो गया -2 × 2 यानी माइनस का 4 सेंटीमीटर। यानी अगर ऑब्जेक्ट यूं है तो इमेज यूं है, तो यानी ये बन गया बच्चों मेरे पास में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कैसी बन गई है बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन गई। आया समझ में। इसी तरह से मैं 5 सेंटीमीटर को सोल्व करूं तो सेम है 5 सेंटीमीटर वाला केस, 1/v माइनस 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 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 1/10, तो 1/v बराबर 1/10 माइनस 1/5, तो 1/v इज इक्वल टू 10, यहाँ पर आ गया 1 - 2 माइनस का 1/10, तो v की वैल्यू आ गई माइनस का 10 सेंटीमीटर। आया समझ में। m निकाला, m कितना है बच्चों v/u, तो v कितना आया -10, u कितना है माइनस का 5, ये कट गया 2 बार, तो ये आ गया 2, तो hi कितना आ गया प्लस का 4 सेंटीमीटर आ गया। आया समझ में। तो इसका मतलब प्लस का 4 आया तो सेम साइन बन रहे हैं, यानी वर्चुअल बन रहा है, यहीं से पता चल गया था नेगेटिव से, वर्चुअल बन रहा है एंड इरेक्ट भी बन रहा है, हाँ या ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है।
आया क्या समझ में आप लोगों को? क्लियर हुई क्या मेरी बात आप लोगों को? इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को भी डील कर सकते हैं। फटाफट इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ रहे हैं। कर लिया बच्चों नोट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझते हैं। यानी अपन अब 2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर यहाँ पर इस लेक्चर को बोल देंगे जय। क्या बोल देंगे बच्चों? इस लेक्चर की जय बोल देंगे। तो एक क्वेश्चन और नोट करिए, क्या है देखिए, फोकल लेंथ, अच्छा क्वेश्चन है, आप ट्राई कर सकते हैं चाहे तो। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 12 सेंटीमीटर, then what will be the object distance, if its image is पहला अपन ये कह दें वर्चुअल एंड 3 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, पहला केस, पहला पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट है रियल एंड 3 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेकंड पार्ट ये हो गया। थर्ड पार्ट हमारा है बच्चों रियल एंड 1/3 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बोल रहा है एक उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेज बताइए यदि उसका इमेज जो है वो वर्चुअल बने और ऑब्जेक्ट के साइज का कितना गुना? 3 गुना बने। इसी तरह से वास्तविक बने और ऑब्जेक्ट के साइज का 3 गुना बने, वास्तविक बने और ऑब्जेक्ट के साइज का 1/3 टाइम्स बने। तो हम लोग पहला केस सोल्व करते हैं। ये पहला केस क्या है? पहले केस में है वर्चुअल एंड 3 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। समझना, सबसे पहले अगर ये वर्चुअल है तो वर्चुअल का मतलब बच्चों अगर ऑब्जेक्ट यू है तो इमेज भी यू ही है, ठीक है। यानी m की वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी, पहली बात। तो m हमारा 3 है और m जो होता है वो होता है v/u होता है, समझना। तो v/u होता है तो यहाँ से v कितना आ गया मेरे पास में? 3u आ गया। आया समझ में? अब लेंस फॉर्मूला यूज करके u निकाल लो। बाई लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बच्चों v की वैल्यू 3u रख लो, ये मेरे पास 1/u है। f कितना दे रखा है बच्चों? 12। कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा। इसको यहाँ सोल्व कर लिया या आगे सोल्व कर लिया, कहीं भी सोल्व कर लो। यहाँ सोल्व करेंगे तो बच्चों 3u एलसीएम आ जाएगा, 1 माइनस यहाँ आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 1/12। तो माइनस का 2/3u इज इक्वल टू 1/12। u सोल्व करना है तो -2 × 12/3 ये हो गया u बराबर माइनस का 8 सेंटीमीटर। यानी पहली कंडीशन के लिए जो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है बच्चों माइनस का 8 सेंटीमीटर। आया समझ में? इसी तरह से मैं सेकंड कंडीशन को सोल्व करूं तो रियल है, रियल के लिए m की वैल्यू नेगेटिव होगी बच्चों, तो नेगेटिव होगी तो हो जाएगी -3, तो v/u हो गया -3। समझना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा v बराबर -3u, तो 1/v यानी 1/-3u माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/12। सही है? तो यहाँ से वही वापस 3u, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा मेरे पास में -3 इज इक्वल टू 1/12, तो -4/3u इज इक्वल टू 1/12। जब इसको सोल्व करूंगा बच्चों तो u कितना आ रहा है देखना, -4 × 12/3, ये 4, तो कुल मिलाकर के -16 सेंटीमीटर आ रहा है। क्या समझ में? क्या इस तरह से आप तीसरा सोल्व कर सकते हैं? अच्छा, रियल है तो m की वैल्यू नेगेटिव कितना? -1/3,
आप इसको सोल्व करें और कमेंट में लिख करके बताएं, सेम तरीका है। क्लियर? आप लोग इसको सोल्व कर लेंगे, आप लोग उतार भी लें। फिर मैं एक लास्ट क्वेश्चन और है बच्चों, वो और आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, तीसरा आप खुद सोल्व करेंगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, आइए। फोकल length of a lens is 10 centimeter. This lens form an image which is upright, यानी सीधी, which is upright and half of size of ऑब्जेक्ट। क्लियर है? एक लेंस जिसकी फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। लेंस का नाम नहीं बताया है, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। जो कैसा इमेज बनाता है, अपराइट यानी सीधा, और ऑब्जेक्ट के साइज का आधा बनाता है। तो पूछा है देन फाइंड, एक तो हम लोगों को देन फाइंड नेचर ऑफ लेंस, लेंस की प्रकृति, लेंस कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है वो बताना है, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u बताना है। ठीक है बच्चों, आ जाइए समझते हैं क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले यही चेक करना पड़ेगा कि लेंस कौन सा है। तो इमेज के बारे में ध्यान से देखो, अपराइट कब बन सकता है बच्चों, सीधा इमेज, अपराइट इमेज, अपराइट कब बन सकता है, जब इमेज कैसा हो, वर्चुअल हो। सही ना? अच्छा, अब वर्चुअल इमेज जो है वो कॉन्वेक्स लेंस भी बनाता है और कॉनकेव भी बनाता है। लेकिन ध्यान से देखें, कॉन्वेक्स में केवल एक ही कंडीशन में वर्चुअल इमेज बनता है, जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा हो। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज बनता है वो बड़ा बनता है। यहाँ तो हाफ ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी छोटा इमेज है। यानी अगर छोटा इमेज है, यानी डिमिनिश्ड इमेज है, तो कौन सा बना सकता है बच्चों, कॉनकेव लेंस। तो लेंस की नेचर हम लोगों को समझ में आ गई, कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है या डाइवर्जिंग लेंस है। तो f की वैल्यू कैसी लेनी पड़ेगी, -10 सेंटीमीटर लेनी पड़ेगी। आया समझ में? अब मैग्निफिकेशन जो है, वर्चुअल इमेज है, तो हम लोग कैसा ले लेंगे मैग्निफिकेशन बच्चों, पॉजिटिव ले लेंगे, यानी प्लस का 1/2 ले लेंगे, यानी v/u की वैल्यू 1/2 है। तो v की वैल्यू कितनी है, u/2 है। आया? लेंस फॉर्मूला यूज कर लो भाई, लेंस फॉर्मूला। जैसे लेंस फॉर्मूला लगाओगे 1/v - 1/u = 1/f। यहां पर लेंस फॉर्मूला तो ये हो जाएगा मेरे पास 2/u -1/u = माइनस का 1/10। बच्चों 2/u और 1/u, तो कुल मिलाकर के 1/u = माइनस का 1/10। तो क्या लगता है, u की वैल्यू कितनी आ गई, -10 सेंटीमीटर। इस तरह से हम लेंस की नेचर भी बता पा रहे हैं और बच्चों ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी बता पा रहे हैं। क्लियर है? इस तरह से आज का जो ये लेक्चर है बच्चों, ये यहीं पर समाप्त होता है। और आई होप सब कुछ आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने प्रॉपर पहले आप लोगों को सारे डेरिवेशंस, सारा थ्योरेटिकल पार्ट अच्छे से कवर किया, और उसके बाद में हम लोगों ने न्यूमेरिकल डिस्कस किए, और हर एक टाइप के न्यूमेरिकल हमने धीरे धीरे कवर कर लिए। क्लियर है? जैसे ही रे ऑप्टिक्स का नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी बेस्ट।